नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इस स्पेशल वीडियो के अंदर। इस स्पेशल वीडियो के अंदर हम यूपी पीसीएस के जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर आए हैं तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर सॉल्व जो होगा, सॉल्यूशन जो होगा चैप्टर वाइज होगा। तो यूपी पीसीएस दिसंबर में है तो इसकी प्रैक्टिस हम यहाँ पर करेंगे और इस प्रैक्टिस में आज मैं वीडियो के अंदर मैं 30 क्वेश्चन कराऊंगा। इस 30 क्वेश्चन में 30 के 30 पॉलिटी के होंगे और 30 के 30 क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के यूपी पीसीएस के एग्जाम में पूछे गए हैं। हालांकि आप किसी भी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों होने वाली है? क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो पॉलिटी के क्वेश्चन है ये यूपी पीसीएस के लिए तो स्पेशल है ही है, प्लस में आप एसएससी दे रहे हैं, डीएसएस भी दे रहे हैं, कोई पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं तो वहां भी, या कोई अदर स्टेट का आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे रहे हैं या आने वाला यूपी आरओ है तो उसके लिए भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इस वीडियो को तसल्ली से देखेंगे। 30 क्वेश्चन है तो हम कोशिश करेंगे एक क्वेश्चन 1 मिनट में खत्म करने की विद एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न विषयों के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ये कुछ विषय दिए गए हैं भाई आपके, है ना, ये कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, इनको ना सीक्वेंस में लगाना है। तो सीक्वेंस में तो हम तभी लगा सकते हैं जब हमें ये पता हो कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं एक्चुअल में किस भाग से रिलेटेड है, कैसे रिलेटेड है। तो विद एक्सप्लेनेशन की बात करी थी मैंने, तो विद एक्सप्लेनेशन मैं आपको समझाऊंगा इस पूरा का पूरा। जैसे कि पहला ही ऑप्शन क्या कहता है, संघ और उसका कार्य क्षेत्र। तो संघ और उसका कार्य क्षेत्र या उसका राज्य क्षेत्र, ठीक है, जो कि संविधान के पार्ट 1 का हिस्सा है। कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का में टोटल 22 पार्ट्स हैं ओरिजिनली। प्रेजेंट की बात करें तो 25 पार्ट्स हैं। इसमें पार्ट 1 जो है वो इस लाइन को क्लियर करता है, इंडिया एंड इट्स टेरिटोरियल एरिया। सेकंड है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? पार्ट 4A का हिस्सा है। नागरिकता पार्ट 2 का हिस्सा है। तो किसका करेंगे? नागरिकता यानी सिटीजनशिप पार्ट 2 में आता है आपका। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो ये पार्ट 4 में आता है। ये किस में आता है? पार्ट 4 में। तो अगर हम इनका सीक्वेंस बनाना चाहें तो सबसे पहले हम पार्ट 1 को लेंगे, यानी 1 को लेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। फिर लेंगे नागरिकता को, यानी 3 आ जाएगा यहाँ पर। फिर लेंगे मौलिक कर्तव्य को तो आ जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी मौलिक कर्तव्य नहीं क्योंकि हम सीक्वेंस में चला रहे हैं, तो फिर आ जाएगा आपका डीपीएसपी और फिर आ जाएगा आपका मौलिक कर्तव्य यानी सेकंड। तो इस करके आपका एक सीक्वेंस बन के तैयार हो जाता है। तो ये तो था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। पर इसका एक्सप्लेनेशन की बात करें तो जो संघ और राज्य क्षेत्र है ये पार्ट 1 में आता है और पार्ट 1 के अंदर आपके जो आर्टिकल है, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक बताया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक बताया गया है कि भारत यानी इंडिया, इसके अलावा उसका टेरिटोरियल एरिया या भारतीय संसद किसी भी राज्य का नाम चेंज कर सकती है। भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को घटा या बढ़ा सकती है। भारतीय संसद किसी भी राज्य की सीमा को घटाने बढ़ाना, किसी भी राज्य का नाम चेंज करना, ये सारा का सारा संविधान के दायरे में नहीं आता है, संविधान संशोधन के दायरे में नहीं आता है। जब पार्लियामेंट अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये चीज़ें कर सकती है। आर्टिकल 368 का इस्तेमाल यहाँ नहीं किया जाता है इन सबको चेंज करने के मामले में। तो आर्टिकल 1, 2, 3, 4 इससे रिलेटेड हो जाता है आपका। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज आपकी 11 है प्रेजेंट टाइम में। जब इसको 1976 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ऐड किया गया था तब 10 हुआ करती थी, प्रेजेंट टाइम में 11 है। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि टैक्स देना क्या आपका फंडामेंटल ड्यूटी है, तो आप बिल्कुल कहेंगे बिल्कुल गलत, टैक्स देना हमारा फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। बात करें नागरिकता की यानी सिटीजनशिप की, तो सिटीजनशिप जो है इसके अंदर आर्टिकल्स की जो आपकी बात करें तो आर्टिकल इसमें 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। भारत के अंदर सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट चलता है। इस सिंगल सिटीजनशिप के कंसेप्ट को हमने इंग्लैंड से उधार लिया है, इंग्लैंड से अपने संविधान के अंदर ऐड किया है। भारत के अंदर ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं चलता। दूसरे देश के साथ में तो बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है, लाइक अमेरिका, यहाँ पर ड्यूअल सिटीजनशिप चलता है। पर चूंकि हमने ब्रिटेन से लिया है सिटीजनशिप का कंसेप्ट, तो ब्रिटेन के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप चलता है, भारत के अंदर भी सिंगल सिटीजनशिप चलता है। किसी राज्य के आप नागरिक नहीं है, आप देश के नागरिक हैं, ठीक है। आप किसी 2 देश के एक साथ नागरिक नहीं हो सकते हैं, या तो आप भारत के या फिर किसी और के। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी पार्ट 4A की बात, पार्ट 4 की बात चल रही है और इसमें जो डीपीएसपी के लिए के जो आर्टिकल आपके आते हैं वो आते हैं आर्टिकल 36 से लेकर
आर्टिकल 51 तक। ठीक है, आर्टिकल 36 से आर्टिकल 51 तक डीपीएसपी के बारे में बताया गया है। डीपीएसपी जो है सरकार को कानून बनाने में सहायता करते हैं, सरकार को गाइड करते हैं, गाइडेंस के रूप में काम करते हैं। डीपीएसपी को 3 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं आराम से पढ़ने समझने के लिए। जैसे हम गांधीयन प्रिंसिपल की बात कर लें, सोशल प्रिंसिपल की बात कर लें, या आपकी बात करें उदारवादी सिद्धांतों की। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें आ जाती हैं। तो संघ और राज्य क्षेत्र तो शुरू से ही हमारे पास में, पर एक्चुअल में ये कहाँ से लिया है हमने कार्य क्षेत्र वगैरह, तो ब्रिटेन से उधार लिया है। मौलिक कर्तव्य कहाँ से हमने उधार लिए हैं, तो ये हमने यूएसएसआर से उधार लिए हैं, रसिया से। नागरिकता को कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है हमने। डीपीएसपी को कहाँ से लिया है, तो आयरलैंड से लिया है। तो ये था फुल एक्सप्लेनेशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है हमें, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना है। तो ये सूची 1 दी गई है। ठीक है, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2। तो इसके अंदर यहाँ कुछ सब्जेक्ट दिए गए, सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पर आपके यहाँ पॉइंट्स है, पॉइंट से रिलेटेड कुछ आपके सब्जेक्ट है। तो हमें क्या करना है, मैच करना है। तो कौन से पॉइंट सा कौन सा सब्जेक्ट रिलेटेड है। आसान सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा कठिन नहीं है, और प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल किस चीज के बारे में बताती है, थर्ड शेड्यूल बताती है कि ओथ से रिलेटेड बातें, जब ओथ से रिलेटेड हो जाती है, शपथ से रिलेटेड हो जाती है, तो राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे। किसको शपथ दिलाएंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, उनको शपथ दिलाएंगे। जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस उनको शपथ दिलाएंगे। तो सारा शपथ वाला जो काम है वो किससे रिलेटेड है, सेकंड से रिलेटेड है। इसके बाद फोर्थ शेड्यूल किस चीज के बारे में बताता है, तो फोर्थ शेड्यूल बताता है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, यानी वो यहाँ आ जाता है। सेवन शेड्यूल किस चीज से रिलेटेड है, तो सेवन शेड्यूल रिलेटेड है आपका संसद, राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियां नहीं, यहाँ शेड्यूल, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं कि सूचियों की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सूची, तो जैसे आपको 3 टाइप की यहाँ पर लिस्ट देखने को मिलती है इस 7 शेड्यूल के अंदर। आपको 3 टाइप की लिस्ट, एक्चुअल में इसका पॉइंट ये हो जाएगा, पर इसमें 3 टाइप की लिस्ट जो देखने को मिलती है। एक मिलती है सेंटर लिस्ट, एक मिलती है स्टेट लिस्ट, और एक मिलती है कॉन्करेंट लिस्ट। तो तीनों जो लिस्ट है ना, ये सेंटर और स्टेट के बीच में पावर को डिवाइड करने का काम करती है, जो शक्ति है उसको बंटवारा करने का काम करती है। सेंटर किस मामले पे कानून बना पाएगा, स्टेट किस मामले पे कानून बना पाएगा, कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची, यानी राज्य और केंद्र मिलकर किस विषयों पर कानून बना सकते हैं। तो यहाँ पर पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन का खेल चलता है। तो 7 शेड्यूल जो है इस चीज से रिलेटेड हो जाता है। बाकी 8 शेड्यूल जो है भाषा से रिलेटेड हो जाता है। संविधान के अंदर 22 आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। संविधान के अंदर कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज है आपसे पूछा जाए तो कितनी ऑफिशियल लैंग्वेज बताएंगे, 22 ऑफिशियल लैंग्वेज बताएंगे। इसके बाद में संविधान के अंदर कुछ कल्चरल लैंग्वेज का भी कंसेप्ट आता है, जो सांस्कृतिक भाषाएं हैं, तो उसकी संख्या 11 है। कितनी है, 11 है। पहले 6 हुआ करती थी, 5 अभी हाल फिलहाल में जोड़ी गई है, तो टोटल जो भाषाएं हो गई है वो 11 हो गई है। तो जो 22 है वो तो आपकी कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज है, राजभाषाएं हैं, और जो 11 है वो क्या है, आपकी कल्चरल लैंग्वेज है। ठीक है, तो ये आपके पार्ट जो शेड्यूल 8 है इसी के अंदर आता है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल 12 शेड्यूल है। कितने शेड्यूल है, टोटल 12 शेड्यूल, जिसमें से 3rd, 4th, 7th, 8 आपका हो गया है। फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बिल्कुल वैसे ही बातें करी गई जैसे पार्ट 1 के अंदर करी गई है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। सेकंड के अंदर अपॉइंटमेंट्स की बात होती है, थर्ड के अंदर शपथ की बात होती है, फोर्थ के अंदर आपका राज्यसभा की सीटों का बंटवारा होता है। जो 5th शेड्यूल होती है, 5th शेड्यूल के अंदर जो अनुसूचित क्षेत्र है, जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, इसके बारे में बताया गया है। शेड्यूल 6 के अंदर स्पेशल कैटेगरीज दी गई है शेड्यूल ट्राइबल एरिया के लिए। इसमें ATMM यानी असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की बात करी जाती है। यहाँ पर मणिपुर राज्य नहीं आता है। 7th शेड्यूल की बात हम ऑलरेडी यहाँ पर कर चुके हैं, यहाँ पर आ गए हमारे 7th शेड्यूल। 8 भी हमारे सामने आ चुका है। 9th शेड्यूल आपका लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, भूमि अधिग्रहण कानून से रिलेटेड है। 10th शेड्यूल आपका दल बदल कानून से रिलेटेड है। 11 आपका पंचायत से है और 12 आपका नगर पालिका से है। तो ऐसे करके आपकी 12 की 12 शेड्यूल यहाँ पर रेडी हो जाती है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, भारत में संसद द्वारा पंचायत यानी अनुसूचित क्षेत्रों में जो विस्तार किया गया है पंचायतों का, जो कानून है वो किस वर्ष पारित किया गया था। तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो हम इसमें थोड़ा बिचल जाएंगे, बिचल यानी हम कंफ्यूज हो सकते हैं। क्यों हो सकते हैं कि हम पढ़ेंगे भारत में संसद द्वारा पंचायत कानून किस वर्ष पारित किया गया है। ये वाला जो एरिया है इसको हम
हो सकता है कि नज़रअंदाज कर जाए एग्जाम के अंदर। तो ऐसे क्वेश्चन में अगर हम सिर्फ इतनी लाइन को पढ़ेंगे, इसको कर देंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। और चूंकि ये आंसर हो जाएगा तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है जो पंचायती कानून है इसको अनुसूचित क्षेत्र जो है शेड्यूल ट्राइबल एरिया, इसके अंदर जो है विस्तारित किया गया था। तो कब किया गया था? तो जो पंचायती राज है, एक्चुअल पंचायती राज का विस्तार जो है वो 73 अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये हुआ था 1992 में। ठीक है, तो 1992 में जो आपका अमेंडमेंट हुआ था, तो उस अमेंडमेंट के बाद में भारत के अंदर पंचायत राज को लागू कर दिया गया था। पर यहाँ तो बात इसकी हो ही नहीं रही, यहाँ बात हो रही है अनुसूचित क्षेत्रों में। तो जो बिल्कुल पीसफुल इलाके हैं, जो बिल्कुल मतलब शहरी सभ्यता से कनेक्टेड है, तो ऐसे इलाकों में पंचायती राज जो है 1993 से स्टार्ट कर दिया गया था, 1992 में कानून लाने के बाद में। पर जब अनुसूचित क्षेत्रों की बात हुई, क्योंकि वहाँ का कल्चर अलग होता है, ट्राइबल जो लोग होते हैं उनका अपना खुद का कल्चर होता है, तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पंचायती राज था इसमें कुछ फेरबदल किया गया, कुछ छोटे से चेंजेस करे गए, और उसके कुछ सालों के बाद में शेड्यूल ट्राइबल एरिया में पंचायती राज कानून जो है उसको लागू कर दिया गया है। जो पंचायती राज कानून लागू हुआ एसटी एरिया के अंदर, शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया था इनके अंदर जब ये लागू हुआ, तो ये किस रूप में लागू हुआ? तो ये हुआ PESA, पैसा एक्ट। किस रूप में लागू हुआ? पैसा एक्ट के रूप में लागू हुआ। ये जो पंचायती राज कानून है ये शेड्यूल ट्राइबल एरिया में पैसा एक्ट के नाम से जाना जाता है, और पैसा एक्ट को 1996 में लागू करा गया था। कब लागू करा गया था दोस्तों? 1996 में। देखो वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो फटाफट अभी लाइक कर दो एक, और एकदम से शेयर कर दो, ठीक है? उसके बाद आराम से वीडियो देखते रहिए। तो 1996 में पंचायती राज कानून को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू कर दिया गया था। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो कि इस वीडियो को देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1996। पैसा एक्ट क्या है तो आपसे पूछ लिया जाए, तो पैसा एक्ट पंचायती राज का ही बदला हुआ रूप है जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंदर लागू किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। ये कथन है, ये कारण है। तो कथन के अंदर बताया गया है कि 73वां संविधान संशोधन यानी 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भारत के स्थानीय शासन, तो जो कीवर्ड है हम उसको यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। दूसरा कारण क्या बोलता है? 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को बहुप्रतीक्षित संवैधानिक दर्जा दिया है। तो क्या दिया है? संवैधानिक दर्जा। तो देखिए यहाँ पर कथन और कारण दिए हैं। ये क्वेश्चन जो है इस तरीके से है कि ऊपर कथन और कारण दे देगा, नीचे देगा कि कथन सही है, ये कारण सही है, या कथन कारण दोनों सही हैं, पर जो कारण है वो कथन का सही निष्कर्ष नहीं है, कथन कारण दोनों सही है, और कथन कारण जो है कथन का सही निष्कर्ष है। इस तरीके से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। आपके ऑप्शन मैंने नहीं लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर समय की थोड़ी सी हम बचत करने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैंने आपको बता दिया ऑप्शन इस तरीके से आते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो बात करी गई ना कथन के अंदर कि 73वां संविधान संशोधन ने स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है, तो बिल्कुल सही बात कर रहा है, एकदम करेक्ट बात कर रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है, जो लोकल गवर्नेंस है, लोकल गवर्नमेंट है, उसके जो एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट की बात करी जाती है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात है। भारत के अंदर स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा, कानूनी शक्तियां जो मिली वो 1992 के 73 अमेंडमेंट एक्ट से ही मिली, उससे पहले नहीं मिली थी। दूसरा कारण क्या बोलता है? संविधान के 73वें संवैधानिक संशोधन ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया। बिल्कुल सही बात है। संविधान के अंदर पंचायतों को जो एक तरीके से राइट मिले वो 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद ही मिले। उससे पहले पंचायतों को ना तो कोई अधिकार था, ना ही कोई कानूनी शक्तियां थी, बस इलेक्शन, नॉर्मली इलेक्शन हो जाते थे, पंच चुने जाते थे, पंचायत चुननी जाती थी, बस इस तरीके से चलता था। पर पहली बार 1992 में 73 अमेंडमेंट ने पंचायतों को विशेष दर्जा दे दिया, तो 3 टायर सिस्टम में डिवाइड करा। ठीक है, ये अलग कंसेप्ट है अपना, अभी भाग 9 में इसमें बात करी जाती है, बट वो अलग कंसेप्ट है। अभी के लिए सिर्फ आप इतना समझेंगे, यानी ये भी सही है, ये भी सही है, तो आपका एक ऑप्शन रहेगा इसके अंदर कि ए और बी दोनों सही है, यानी कारण भी सही है, कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन का सही एक तरीके से एक्सप्लेनेशन है, तो बिल्कुल राइट है यहाँ पर। और ये क्वेश्चन यहाँ पर हम खत्म करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपका शिक्षा का मौलिक अधिकार सम्मिलित किया गया। तो जो राइट टू एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन,
इसको कब संविधान के अंदर ऐड किया गया था? 103 संविधान संशोधन अधिनियम, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2019 के अंदर हुआ था, या 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2005 के अंदर हुआ था, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो कि 2002 के अंदर हुआ था, या 71 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1992 के अंदर हुआ था। तो राइट टू एजुकेशन जो है इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। ये 2002 के अंदर हुआ था। इसके अंदर फंडामेंटल राइट जो है उसके अंदर एक नया आर्टिकल ऐड किया गया था, राइट जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है, और उसके जो आर्टिकल ऐड किया गया था फंडामेंटल राइट में वो 21A ऐड किया गया था। ये बताता है कि 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री एंड एलिमेंट्री एजुकेशन का राइट होगा। ये गवर्नमेंट का अधिकार होगा कि वो उनको ये एजुकेशन राइट दे, ये उनकी ड्यूटी होगी, पेरेंट्स की ड्यूटी होगी और समाज की भी ड्यूटी होगी। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पर बाकी जो ऑप्शन है हम ये भी समझेंगे, जैसे कि 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 की चीज से रिलेटेड है, तो ये है आपका EWS। ठीक है, इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन, EWS जो कोटा मिला था जिसमें 10% कोटा दिया जाता है, जो कि किसी भी कैटेगरी में काउंट नहीं होते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी में काउंट होते हैं। तो उन जनरल कैटेगरी वालों को जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें आपका EWS कोटा मान्य किया गया। इसके बाद में 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है ये OBC कोटे से रिलेटेड है, जिसमें OBC कोटे को 27% का आरक्षण मान्य कर लिया गया था। और आर्टिकल 15 के अंदर जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करी जाती है, यहाँ पर OBC कोटे में 27% का जो रिजर्वेशन है उसको एक्सेप्ट किया गया। तो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंदर जो हुआ था ये OBC रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था, जो कि 1992 में हुआ था। इसके अंदर 3 भाषाओं को ऐड किया गया था। 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, नमक। ठीक है, तो ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, नमक ऐड किया गया था 8 शेड्यूल के अंदर, जिसके में आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कि आज की डेट में 22 हो गई है, तो उसमें नमक को ऐड किया गया था, नेपाली, मणिपुरी एंड कोंकणी, 71 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट एनालिसिस। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है निम्न में से कौन से श्रम संबंधी अधिनियम को वेतन संहिता 2019 में सम्मिलित किया गया था? तो 2019 के अंदर आपका एक श्रम संबंधी अधिनियम आया था, उसके अंदर कुछ पॉइंट ऐड किए गए थे। हमें देखना है कि कौन सा सम्मिलित किया गया है, हमें ये देखना है कि कौन सा नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या काम करा है, 4 ऑप्शन दे दिए। नीचे क्या है, आपको ऑप्शंस मिलेंगे। ऑप्शन कैसे मिलेंगे? जैसे यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे एक ऑप्शन तो इसमें दे देगा ABCD 4, जैसे दूसरा दे देगा ABD इस तरीके से, तीसरा दे देगा ACD इस तरीके से देगा। ठीक है, तो ऐसे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन से रिलेटेड नहीं, यहाँ पे हमें क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर पाते हैं। तो देखिए ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था उस समय पर, तो इसके अंदर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यानी इस वेतन संहिता के अंदर जोड़ा गया था। न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी चाहिए, मिनिमम वेज तो मिलना चाहिए, बिल्कुल राइट था। इसके बाद में बोनस मिलना चाहिए, तो बोनस तो अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको मंथली या क्वार्टरली या फिर आप कह सकते हैं कि ईयरली आपको यहाँ पर बोनस मिलना चाहिए, ये भी सही था। संविदा श्रम और समान पारिश्रमिक, तो समान पारिश्रमिक यानी अगर महिला और पुरुष दोनों एक ही किसी जॉब को कर रहे हैं, दोनों में समय बिल्कुल आवर्स फिक्स है जहाँ पर, और आपका मैन पावर बिल्कुल इक्वल लग रहा है, वहाँ पर श्रम आपका सही लग रहा है, जो इक्वल लग रहा है, तो आपको जो वेतन मिलना चाहिए वो भी इक्वल मिलना चाहिए। तो यहाँ पर इक्वल वेजेस की बात करी गई थी। फिर बात आती है संविदा श्रम, इसके हम कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, संविदा का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात करी जाती है। तो कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं किया गया था 2019 के अंदर जो अधिनियम आया था, इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल लेबरिंग की बात नहीं करी गई थी, तो ये आपका ऑप्शन गलत है। बाकी 1, 2 और 4 आपका यानी A, B और D आपका सही आंसर है, और ये आपका गलत आंसर है। तो ऑप्शन जहाँ आपको A, B, D मिले वहाँ आप आंसर लगाइए,
और आगे चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका कंप्लीट हुआ, एनालाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छी लग रही थी, वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कर दें। आप क्वेश्चन नंबर 7 देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7, क्या आप मुझे एक स्वतंत्र देश दिखा सकते हैं जहां अलग निर्वाचक मंडल है, ब्रिटिश तत्व चला गया है, लेकिन उन्होंने कुचेष्टा को पीछे छोड़ दिया है। ये एक स्टेटमेंट है किसी एक राजनेता की। ये स्टेटमेंट निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सोमनाथ लाहिड़ी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और एनजी रंगा। तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था? तो देखिए, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अगर इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी आ जाते तो ये क्वेश्चन मेरे लिए काफ़ी कठिन हो जाता, फिर मैं कंफ्यूज हो जाता आंसर क्या है। क्योंकि ऐसे जो स्टेटमेंट्स हैं तो हर किसी को याद नहीं रहते हैं, कोई बिल्कुल सर्वज्ञाता नहीं है, भगवान नहीं है कि हर किसी को ऐसी चीज़ें याद रह जाएं। पर क्या है ना, मैंने भी इस क्वेश्चन के अंदर तुक्का लगा रहा हूँ, तो तुक्का लगाने पे मैंने देखा और आंसर मेरा बिल्कुल करेक्ट आया। सरदार पटेल इज़ द राइट आंसर। क्योंकि इन सभी के अंदर देखें तो सभी के सभी एक तरीके से पोलाइटली बिहेव करने वाले नेता हैं, पर सरदार पटेल एक उग्र स्वभाव के नेता है। वो बिल्कुल जो बोलना है एक चुटकी बजाई और सामने वाले के मुंह पे तड़ाक से बोल दिया, चाहे बात कड़वी हो चाहे बात मीठी हो, एकदम से मुंह पे बोल दिया। मीठी मीठी बात करना जानते ही नहीं थी, एकदम से सीधी कड़वी बात सीधा बोलते थे, सच बोलते थे। तो इस स्टेटमेंट को देख के तो ऐसा लगता है कि सामने जो भी नेता इस बात को बोल रहा है वो चुनौती दे रहा है सामने वाले को कि आप जानते हैं, मुझे दिखा सकते हैं ऐसे कि किसी भी लोकतंत्र के अंदर ऐसा कुछ ब्रिटिश तत्व चला गया हो, ऐसी कुछ बात हो गई हो, सबको पीछे छोड़ दिया हो। तो ऐसा मुखर नेता जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे जिन्होंने इस टाइप का स्टेटमेंट दिया था। और ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, ये यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है पॉलिटी के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हुआ आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर सुमेलित की बात करी जा रही है कि कौन सा एक करेक्ट नहीं है यहाँ पर। तो ये आपके प्रावधान दिए गए हैं, आपके स्रोत दिए गए हैं, यानी ये आपके सब्जेक्ट हैं और ये आपके देश दिए गए हैं कि ये सब्जेक्ट किस देश से नहीं लिया गया है, ऐसा कौन सा इसमें से एक है। तो एग्जाम के अंदर जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि मतलब ये चीज़ें फंडामेंटल राइट हो गया, डीपीएसपी हो गया, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हो गए, या फिर पावर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया, पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो गया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उधार लिया गया। उधार का संविधान भी बोला जाता है, हमारे देश के संविधान को बोरो कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। तो ऐसे में हमने यहाँ पर कुछ चीज़ें उधार लिए, तो हमें पता होना चाहिए किस देश से हमने क्या उधार लिया है, तो हमारे क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बात करें फंडामेंटल राइट की, तो फंडामेंटल राइट हमने यूएसए से उधार लिया, बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। डीपीएसपी हमने आयरलैंड से लिया, ये भी एकदम करेक्ट बोल रहा है, सही बोल रहे हैं। केंद्र की अविशिष्ट शक्तियां और आपातकाल के दौरान फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का निलंबन, तो ये भी हमने बिल्कुल करेक्ट बोल रहा है, बिल्कुल सही बोल रहा है कि जब इमरजेंसी का समय होगा तो उस समय जो आपके फंडामेंटल राइट है सस्पेंड कर दिए जाते हैं। याद रखिएगा, बहुत लोग भूल जाते हैं इस चीज़ को कि फंडामेंटल राइट किसी भी हालत में सस्पेंड नहीं हो सकते, पर अगर आपातकाल लगा हो तब फंडामेंटल राइट को सस्पेंड किया जा सकता है। हाँ, इसमें एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। याद रखिएगा, इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये आर्टिकल किसी भी हालत में किसी भी सिचुएशन में सस्पेंड नहीं होंगे, बाकी सारे आर्टिकल सस्पेंड कर दिए जाएंगे। केंद्र की अविशिष्ट शक्तियां जो है ये कहाँ से लिए? केंद्र की अविशिष्ट शक्तियों को हमने कहाँ से बोरो करा है? तो सेंट्रल के जो पावर है, सेंट्रल जो पावर है वो हमने कहाँ से उठाई है? अविशिष्ट शक्तियाँ, तो ये हमने उठाई है आपका ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है। तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये सारी चीज़ें ली हैं, ऑस्ट्रेलिया से नहीं ली हैं, तो इसलिए ये हमारा गलत है और बाकी हर चीज़ें हमारी बिल्कुल सही है, एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, बस हमें पता होना चाहिए था चीज़ें कहाँ पर रिलेट करेंगी, कहाँ पर रिलेट नहीं करेंगी। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं आपका। निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जीएसटी यानी वस्तु और सेवा कर नियमों के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक प्रावधान करता है? तो जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन रिलेट करता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जो है जीएसटी से रिलेटेड है, ये पूछ रहा है यहाँ पर। 101, 102, 103, 104। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी से रिलेटेड की बात करी जा रही है यहाँ पर, तो जीएसटी से रिलेटेड आंसर हो जाएगा 101 अधिनियम, ठीक है। 101 अधिनियम जीएसटी से रिलेटेड है जो कि 2016 के अंदर आया था।
101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2016 के अंदर पेश किया गया था, जो कि वस्तु और सेवा कर से रिलेटेड है। जीएसटी जो है इसकी 3 स्लैब आप देखेंगे, 5%, सॉरी 4 स्लैब, 5%, 12%, 18% और 28%। ठीक है, तो ये चीज़ें 4 स्लैब में जीएसटी होते हैं। वन नेशन वन टैक्स का मोटो को प्रूव करते हुए भारत के अंदर जीएसटी को लागू किया गया। 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट किस चीज़ के बारे में बताता है? तो ये बताता है ओबीसी से रिलेटेड। ओबीसी जो कमीशन है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। ठीक है, तो ओबीसी जो बॉडी है, ओबीसी बॉडी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। 103 जो है ये ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। 103 किससे रिलेटेड है? आपका ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड है। SC/ST की जो सीट है उनको, SC/ST की जो सीट है इनको फिक्स कर दिया गया है। 2029 में इनका दोबारा से अवलोकन किया जाएगा और सीटों में कुछ चेंजेस करना होगा तो तभी किया जाएगा। इसके अलावा जो एंग्लो इंडियन वाला सीन था यहाँ पर, एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन जो कि लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को जो राष्ट्रपति हैं उनको अपॉइंट करते थे, और वहीं राज्य की विधानसभाओं के अंदर एक एंग्लो इंडियन को जो गवर्नर होते हैं वो अपॉइंट किया करते थे। तो ये कंसेप्ट जो एंग्लो इंडियन वाला यहाँ पर रिमूव कर दिया गया, यहाँ पर हटा दिया गया, और SC/ST जो सीट है इनमें अगर कोई भी चेंजेस करना हुआ तो 2029 में करा जाएगा। तो ये सारी बातें 104 को संविधान संशोधन अधिनियम के अंदर लिखी गई थी। तो ये आपका क्वेश्चन था, आपका क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोलता है? कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? यानी किस संविधान संशोधन अधिनियम के बाद मतदान यानी वोटिंग एज जो है ये 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 61 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 1989 में हुआ था। ठीक है, तो इस अमेंडमेंट एक्ट के सहारा लेते हुए सरकार ने जो मतदान आयु थी 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ये तो था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। पर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देखे पॉइंट टू पॉइंट वाई, तो 66 संशोधन अधिनियम ये किस चीज से रिलेटेड है? एग्जाम में पूछा जाता है। लैंड रिफॉर्म पर बनाया गया है कोई भी ऐसा कानून जो कि संसद के द्वारा बनाया गया है, उसको अदालत के अंदर चुनौती नहीं दी जा सकती है। ये बात 66 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्लियर कर दी। 62 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट क्या है? तो ये बताता है कि किस तरीके से जो SC और ST की जो सीट है इनको 1989 से आगे के समय के लिए रिजर्व कर दी गई थी, कि जो SC/ST की जो सीट है पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर, इनमें फेरबदल कब किया जाएगा? तो ST/ST सीट से रिजर्वेशन से रिलेटेड है। 61 हमारा हो गया। 63 क्या है? ये क्या बताता है? 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट बताता है कि 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में जो पंजाब के अंदर संसद को, सरकार को राष्ट्रपति शासन लगाने की जो पावर मिली थी, उस पावर यानी 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को यहाँ पर 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से पलट दिया गया था, और जो पावर थी पंजाब के अंदर स्पेशल पावर संविधान संशोधन लगाने, राष्ट्रपति शासन लगाने की, वो पावर यहाँ पर छीन ली गई थी सरकार से। ठीक है, तो 63 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है 58 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को पलटने के लिए लाया गया था, पेश किया गया था। तो ये चारों ऑप्शन में मैंने आपको एक एक ऑप्शन समझाने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आपका? निम्न में से कौन भारतीय संविधान का अनुच्छेद है जो आकस्मिकता निधि से संबंधित है? आकस्मिकता निधि यानी इमरजेंसी फंड की बात यहाँ पर करी जा रही है। तो हमारे संविधान के अंदर कुछ फंड बताए गए हैं, तो मैं आपको फंड की क्लियर कर दूं। यहाँ 3 तरीके के फंड आप यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहला फंड आप देखेंगे कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया यानी CFI, यानी भारत की संचित निधि। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 266 के बारे में बात करी जाती है। फिर आता है आपका इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी फंड जो कि आपका 267 में आता है। फिर आता है आपका पब्लिक अकाउंट फंड, ठीक है, प्रोविडेंट फंड आ जाता है। PF, आप PF कह सकते हैं यहाँ पर, प्रोविडेंट फंड, ठीक है। तो इसके लिए आपका 267A आ जाता है यहाँ पर। तो इस तरीके से आपको 3 टाइप के फंड जो है हमारे संविधान के अंदर बताए गए हैं। तो इन 3 टाइप के फंडों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में अंदर आर्टिकल भी दिए गए हैं, और ये जो आर्टिकल हैं ये तीनों के तीनों
फंड जो है संविधान का भाग 12 का हिस्सा है। ध्यान रखिएगा, भाग 12 में आपका जो पैसा है उससे रिलेटेड बात करी गई है। तो इससे पूछा गया है आकस्मिकता निधि यानी इमरजेंसी फंड, तो इसके लिए आर्टिकल कौन सा है 267, तो यहाँ पर 267 ढूंढते हैं, तो ये ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 266 रिलेटेड है आपका CFI से, तो ये हमारा क्लियर हो गया। 265 क्या बताता है, 265 बताता है कि किस तरीके से राज्य के अंदर जो ड्यूटीज होंगी वो राज्य लगाएगा और राज्य अपने पास में रखेगा, ठीक है। और 268 क्या बताता है, वो ये बताता है कि अगर कोई ऐसा विषय जो संघ सूची में शामिल नहीं है, जैसे कि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग या जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं इसकी मैन्युफैक्चरिंग किसी स्टेट के अंदर हो रही है, वो केंद्र सूची में नहीं है, पर उसके या स्टैम्प ड्यूटीज ऐसी किसी पर जो केंद्र सरकार जिस पे टैक्स लगाएगी, वो टैक्स का जो पैसा है वो संचित निधि में नहीं जाएगा, वो राज्य को एक वित्तीय वर्ष के अंदर फाइनेंशियल ईयर के अंदर वापस लौटा दिया जाएगा। सारी की सारी ऐसी जो बातें हैं वो 268 के अंदर करी गई है। तो ये सारा का सारा क्वेश्चन नंबर 11 आपका बिल्कुल खत्म हुआ। यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, एक हिस्सा है, ठीक है। तो भारत संघ बनाम डॉक्टर कोहली, बनारसी दास वर्सेस यूपी स्टेट, बम्बई वर्सेस भारत संघ, मलक सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। तो आंसर है आपका SR बम्बई, जो कि 1994 के अंदर आया था। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने फिर से एक बार माना कि प्रस्तावना जो है संविधान का एक हिस्सा है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, इस चीज को लेकर 1951 से, जब से लैंड रिफॉर्म एक्ट बना था तब से इस चीज का हो रहा था कि संविधान में चेंजेस कर रही थी सरकार, जमीनें छीन रही थी, लोग जा रहे थे। तो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है नहीं है, इस बात को लेकर कई सारे मामले आए। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब आया, या फिर आप कह दें केशवानंद भारती केस आया, SR बम्बई आ गया, मेनका गांधी केस आया। तो सारे के सारे जो केसेस आए ये आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है उसका वो पार्ट है या नहीं है, उस चीज़ से रिलेटेड था। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है बम्बई केस। और प्रस्तावना से रिलेटेड हिस्सा है या नहीं है, इससे और भी केसेस हैं जो जिसकी चर्चा मैंने अभी आपसे करी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन यहाँ खत्म होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, हमारे संविधान में किस भाग में पंचायतों की त्रिस्तरीय व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। क्वेश्चन भाग 9, भाग 10, 11 एंड 12। तो पंचायती राज की जब बात करी जाती है, पंचायतों की बात करी जाती है, तो भाग 9 आपका सीधा सीधा आंसर हो जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, ठीक है। भाग 10 जो है ये आपका शेड्यूल ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर शासन किस तरीके से चलेगा, कैसे नहीं चलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर करी जाती हैं। भाग 11 जो है सेंटर और स्टेट के रिलेशन कैसे होंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कैसे होंगे, आपकी बात करें इकोनॉमिकल रिलेशन कैसे होंगे, पॉलिटिकल रिलेशन कैसे होंगे, वो यहाँ पर बात करी जाती है। भाग 12 के अंदर फाइनेंस किसकी बात करी जा रही है, फाइनेंस यानी पैसे की बात करी जाती है। तो ये थे आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसका एक एक ऑप्शन जो है मैंने एक्सप्लेन करा है यहाँ पर। वीडियो आपको अच्छी लग रही है, मेहनत हो रही है इस वीडियो के अंदर, एक एक क्वेश्चन यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, फिर साफ करना पड़ रहा है। डिजिटल बोर्ड नहीं है यहाँ पर जो स्लाइड चेंज करते रहे। तो बस आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प मुझे इतनी चाहिए होगी, इतना सा थोड़ा सपोर्ट चाहिए होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत सारे लोग देखें, बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे लाइक आए, बहुत सारे शेयर आए, बहुत सारे आर्स आ जाए, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाए हमारा। इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 14, उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950 को निम्न में से किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ जब भी भूमि सुधार की बात आती है तो आंखें बंद करें और सोचे अनुसूची कौन सी होगी, अनुसूची फटाक से आपको याद आ जाएगी। अनुसूची कौन सी हो जाएगी यहाँ पर, 9 शेड्यूल जो है ये आपकी भूमि सुधार अधिनियम से रिलेटेड है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा इसके अंदर, आंसर हो जाएगा इसमें 9 शेड्यूल, ठीक है। तो बस ऐसे ही कुछ आराम से और स्पेशल क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, करने का तरीका आना चाहिए, बाकी चीज़ें सब हो जाती है भोलेनाथ की कृपा से। भोलेनाथ जो है वो हर चीज़ को आसान कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 5th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 5th शेड्यूल रिलेटेड है आपका जो शेड्यूल ट्राइबल एरिया है, ठीक है। 7th शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो ये लिस्ट की बात करता है। लिस्ट में आपका सेंटर, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट की बात आ जाती है यहाँ पर। 11th शेड्यूल आपका
पंचायत की बात करता है। किसकी बात करता है? पंचायत की बात करता है। तो बस ऐसे ही आपके शेड्यूल से भाई आराम से 12 शेड्यूल है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इसके अंदर आपका निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर हमें देखना है, ये आर्टिकल्स आपके दिए गए हैं, आर्टिकल्स पे ये आपकी लाइन दी गई है, तो कौन सा आर्टिकल से कौन सी लाइन मैच नहीं करती है, इतना हमें पता होना चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप पढ़ रहे हैं तो पार्ट 1, 2, 3 एंड 4, ये 4 पार्ट तो आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए, और इनके आर्टिकल्स एग्जाम में मैक्सिमम टाइम इन आर्टिकल्स और पार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहाँ पर पूछा गया है यूपीपीसीएस के अंदर आर्टिकल 39A में क्या लिखा हुआ है? तो सही लिखा हुआ है समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता, बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। पर यहाँ तो हमें गलत देखना है, गलत कौन सा है। आर्टिकल 40 क्या बताता है? टू मेक फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, इन पंचायतों का गठन, बिल्कुल सही बात बोल रहा है, गलत थोड़ी बोल रहा है इसमें है। नेक्स्ट है आर्टिकल 44, तो यहाँ पर बोल रहा है समान नागरिक संहिता, तो बिल्कुल सही तो बात कर रहा है, समान नागरिक संहिता, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं। आर्टिकल 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, बिल्कुल गलत बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। क्यों गलत बोल रहा है? आर्टिकल 48 तो बताता है कि राज्य जो है अपने पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखेगा, वाइल्ड एनिमल्स हैं जो रिवर्स है इनको प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 50 के अंदर ये बात लिखी गई है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण आर्टिकल 50 की बात करी गई है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 15 का एनालाइजेशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। संविधान के अंदर लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंदर किया गया है? यानी एंग्लो इंडियन से रिलेटेड संविधान के अंदर कौन सा अनुच्छेद है? तो आपका आंसर है आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 बताता है कि संविधान के अंदर एंग्लो इंडियंस का क्या प्रावधान होगा। इसके अलावा आर्टिकल 221 क्या बताता है? आर्टिकल 221 बताता है कि अगर किसी भी जज को जब अपॉइंट कर दिया जाता है हाई कोर्ट के किसी भी जज को जब अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसकी सैलरी, उसके अलाउंस में कटौती नहीं की जा सकती है जब तक वो अपनी पोस्ट से ना हट जाए तब तक, ठीक है। आर्टिकल 121 क्या बताता है? आर्टिकल 121 बताता है कि सभी जो भारतीय हैं वो आपस में भाईचारा रखेंगे, ठीक है, उस चीज़ के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है। आर्टिकल 139 बताता है कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया कोई भी कानून सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है अगर वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन कर रहा है, ठीक है। तो ये आर्टिकल्स और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर फुल एक्सप्लेनेशन। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, क्या बोलता है? संविधान में सुप्रीम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए राष्ट्रीय आयोग की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? शेड्यूल ट्राइबल कमीशन, शेड्यूल कास्ट कमीशन जो है ये आर्टिकल 38 और 338A के थ्रू इस आर्टिकल्स का यूज करते हुए संविधान के अंदर शेड्यूल कास्ट कमीशन और शेड्यूल ट्राइबल कमीशन को स्टैब्लिश किया गया। बाकी आर्टिकल 337, 334, 339 की चीज़ के बारे में चर्चा करते हैं। तो आर्टिकल 337 जो है ये एंग्लो इंडियंस जो होते हैं, जो आपके एंग्लो इंडियन जो हैं उनके जो एजुकेशनल बेनिफिट्स हैं, एजुकेशनल बेनिफिट की यहाँ पर बात करी जा रही है, ठीक है। एजुकेशनल बेनिफिट्स के बारे में यहाँ पर बात करी जाती है एंग्लो इंडियंस के लिए। आर्टिकल 334 जो है ये रिलेटेड है आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का जो सीट का रिजर्वेशन है, ठीक है, जो सीट का रिजर्वेशन है उससे रिलेटेड है यहाँ पर। और आर्टिकल 339 बताता है कि प्रेसिडेंट टू मेक रूल फॉर एनी पार्ट ऑफ एरिया शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट, ठीक है। तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल, खासकर मैं शेड्यूल ट्राइबल एरिया जो है आपका उसके किसी भी हिस्से पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चाहे तो कभी भी कानून बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आर्टिकल 339 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर देता है शेड्यूल ट्राइबल एरिया पे कानून बनाने के लिए कभी भी, ठीक है। तो आर्टिकल 17 का ये फुल एक्सप्लेनेशन है। फिर से एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, एक बार सब्सक्राइब कर दें, चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो, और क्या करेंगे, जय भोलेनाथ की बोलेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? संविधान में निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यों के अंदर विधान परिषदों के निर्माण या उन्मूलन का प्रावधान किया गया है? यानी राज्य विधान परिषद के अंदर जो राज्यों के अंदर जो विधान परिषद हैं इनका उन्मूलन या फिर इनका निर्माण किया जाए, किस आर्टिकल के अंदर ये बात करी गई है? तो आर्टिकल 169 बताता है कि किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद यानी जो काउंसिल ऑफ स्टेट, जो स्टेट है लेजिस्लेटिव काउंसिल है,
इसको क्रिएट करा जा सकता है या इसका डिमोलिश करा जा सकता है। ठीक है भाई। वहीं आर्टिकल 168 क्या बोलता है? आर्टिकल 168 बोलता है कि राज्य के अंदर एक विधानमंडल होगा और उसके अंदर विधायिका की स्थापना करी जाएगी। इसके अगले आर्टिकल में विधान परिषद की बात करी जाती है। ठीक है। आर्टिकल 70 क्या बताता है? 170 क्या बताता है? किसी भी राज्य के अंदर जो संख्या है, ठीक है, यहाँ संख्या की बात करी जा रही है कि किसी भी राज्य की जो विधायिका है उसकी मिनिमम और मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है। तो किसी भी राज्य के अंदर जो मिनिमम संख्या है राज्य विधायिका की वो 60 से कम नहीं हो सकती है और 500 से अधिक नहीं हो सकती है। 60 से कम नहीं होनी चाहिए किसी भी राज्य के विधायिका की संख्या, ठीक है, जो सदस्य संख्या है, और 500 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आर्टिकल 171 क्या बोलता है? आर्टिकल 171 किस चीज के बारे में चर्चा करता है? तो आर्टिकल 1 के राज्यपाल जो है राज्य की विधान परिषद के अंदर जो मेंबर्स को अपॉइंट करेंगे। ठीक है। तो राज्य की विधान परिषद के अंदर मेंबर्स को इलेक्ट नहीं किया जाता, नॉमिनेट किया जाता है। तो नॉमिनेट कौन करता है? राज्य का राज्यपाल। और राज्य का राज्यपाल राज्य की विधान परिषद के अंदर सदस्यों को नॉमिनेट करेगा। आर्टिकल 171 इस बात को क्लियर करता है। और जो विधान परिषद होगी, विधान परिषद की जो संख्या होगी विधानसभा के जो राज्य के विधायिका है, ठीक है, उसके संख्या के 1/3 से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं होनी चाहिए। ठीक है। 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 1/3 या उससे कम होनी चाहिए। ये बात 171 के अंदर क्लियर कर दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का फुल एक्सप्लेनेशन साबित है आप लोगों के सामने। आप क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से किस मामले में संविधान की मूल संरचना की अवधारणा को पेश किया गया था? बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन की यहाँ पर बात करी जा रही है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन इंदिरा साहनी मामला नहीं, शंकरी प्रसाद नहीं, रुदल शाह नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की बेंच बैठी थी, जिसमें 7 जजेस का फैसला इसके फेवर में आया था और बताया था कि डॉक्ट्राइन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्राइन क्या है, यानी संविधान की मूल संरचना क्या है। तो संविधान की मूल संरचना जो है केशवानंद भारती केस से रिलेटेड है, ना कि इन सभी मामलों से रिलेटेड है। तो आंसर आपका क्लियर हुआ, क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। किन अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में वित्तीय संबंधों के बारे में चर्चा करी गई है? केंद्र और राज्यों के बीच में जो फाइनेंशियल रिलेशन है उसके बारे में बात करी गई है कि किस मामलों में केंद्र सब्जेक्ट पर टैक्स लगा सकता है, किस मामलों में राज्य सरकार टैक्स लगा सकती है, किस मामलों में केंद्र सरकार टैक्स लगाएगी राज्य के किसी मामले पर, वो सारा पैसा राज्य को दे देगी। ठीक है। तो ऐसे में आपका यहाँ पर ऑप्शन क्या हो सकता है? तो आपको इसके लिए संविधान का पार्ट 12, पार्ट 11 और 12 ये दोनों पढ़ने बहुत जरूरी है, तब जाके आपको इस चीज का एक तरीके से जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। तो फटाक से आंसर बता देते हैं। आंसर है 268 से 281 तक। 268 से 281 तक के जो अनुच्छेद है बताते हैं कि राज्य और केंद्र के बीच में जो टैक्सेस है वो किस बेसिस पे लगाए जाएंगे और किस बेसिस पे उनका बंटवारा होगा। बाकी यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन फॉर स्टेट एंड सेंटर के बारे में बात करी जाती है। यहाँ पर जो बात करी जाती है, यहाँ पर बात करी जाती है कि सेंटर और स्टेट किस किस मामले में पैसा उधार ले सकते हैं, राज्य के अंदर राज्य के बाहर से। ठीक है। और इसके अंदर भी बात करी जाती है कि सेंटर और स्टेट जो है किस किस मामले में पैसा उधार ले सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को बजट तैयार कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ समाप्त करते हैं वीडियो को। हालत खराब हो गई वीडियो बनाते बनाते, हालत पढ़ाते हुए नहीं हुई। क्वेश्चन लिखो, फिर उसको इरेज करो, फिर वापस से लिखो, फिर इरेज करो, लिखो इरेज करो, बहुत टाइम चला जाता है। इस वीडियो को लगभग बनाते बनाते आपके सामने तो लगभग 40 मिनट 35 मिनट में आ जाएगी, पर इस वीडियो को बनाते बनाते जो मेरा हालत हुई है ना, उसको आप ये समझ लीजिए लगभग इस वीडियो को बनाने में मुझे 2.5 से 3 घंटे लग गए। समझ रहे हैं? क्वेश्चन को लिखना हटाना। तो भाई कुछ मत करो, बस वीडियो को शेयर कर दो, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, लाइक करो, वीडियो को देखो, दबा के देखो वीडियो को, ताकि मेरी चैनल पे व्यूज़ अच्छे से आए और इस वाइट बोर्ड को मैं क्या कर पाऊँ, एक डिजिटल बोर्ड में कन्वर्ट करा पाऊँ। चलिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर PCS एग्जाम इन दिसंबर 2024। धन्यवाद।